हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा लीनियर अलजेब्रा, उसका हमारा जो लास्ट टॉपिक है अब हम वो चालू करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। जो है मैट्रिक्स of a linear ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये टॉपिक कंप्लीट करने को हमको जितने लेक्चर लगते हैं हम उसको लेंगे, लेकिन इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे ताकि अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। लेट यू be an n-dimensional vector space over the field F and V be an m-dimensional vector space over the same field F. Let beta alpha 1 alpha 2 up to alpha n and beta dash, इसको बीटा की जगह बी ले लो, बी और ये बी डैश, बी और ये बी डैश। इसके चल रहे हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा 1 है up to beta m be the ordered basis for u and v respectively. Suppose T is a linear transformation from u to v. We know that T is completely determined by its action on the vectors alpha j belonging to a basis for u. Each of the n vectors T alpha j is uniquely expressible
as a linear combination of beta 1, beta 2 up to beta n, because T alpha j belongs to V and these m vectors form a basis for V. The scalars T alpha j is equals to A1j beta 1 A2j beta 2 up to AMJ beta m is equals to summation I is equals to 1 to m Aij beta I. The scalars A1j A2j up to AMJ are the coordinates of T alpha j in the ordered basis B dash. The m cross n matrix whose jth column j is equals to 1 2 up to n consists of these coordinates is called matrix of linear transformation T relative to the pair of ordered bases B and B dash. It is denoted by T B B dash or सादा T if bases are understood. The coordinates of T alpha 1 in ordered basis B dash form the first
column of this matrix. The coordinates of T alpha 2 in ordered basis P dash from the second column of this matrix and so on. Let T be a linear transformation from an n-dimensional vector space VF to itself. Then in order to represent T by a matrix, it is most convenient to use same ordered basis in each case, that is b को इक्वल ले लो b डैश। अब इतनी सारी चीजें जो आपने लिखी है ना, आज का लेक्चर आपने शुरुआत किया, आज तक आपने किसी लेक्चर में इतना नहीं लिखा होगा जो अभी लिखा है, बट बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। अज्यूम करो ये है मेरा वेक्टर स्पेस u, ये है मेरा वेक्टर स्पेस v, दोनों के बीच में लग रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं बोल रहा हूं मेरा u जो है वो है n डायमेंशनल और मेरा v जो है वो है m डायमेंशनल। मतलब u के बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे n और हमारे v के बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे m। तो ले लो जैसे यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, ये क्या हो गए मेरे एलिमेंट हो गए, काय के बेसिस के। वैसे ही v के भी मेरे एलिमेंट होंगे बेसिस के, होंगे कितने एलिमेंट होंगे m एलिमेंट होंगे। ओके, इनको अपन ले लेते हैं बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा m। ये क्या है मेरे बेसिस के एलिमेंट, किसके v के है। अब क्या होगा, इनमें लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t। तो जैसे ये अल्फा 1 पे लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पे क्या मिलेगा t अल्फा 1 मिलेगा। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा अल्फा 2 पे तो क्या मिलेगा t अल्फा 2। तो बाकियों ने कोई पाप किया क्या, नहीं, सबके लिए ऐसा मिलते जाएंगे और सबसे आखिर में क्या मिलेगा t अल्फा n आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आपने बेसिस जब फॉर्म किए थे तो आपने दो चीजें लिखे थे। बेसिस है मतलब दो चीजें होंगे, एक तो ये सबके सब वैल्यूज कैसे होंगे एक दूसरे के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, साथ साथ क्या कर रहे होंगे स्पैन कर रहे होंगे। स्पैन करने के लिए क्या रहता है जरूरी, लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब v का हर एक एलिमेंट इनका क्या रहता है लीनियर
कॉम्बिनेशन रहता है, यानी जो टी अल्फा वन है आप इसको इनके टर्म्स में क्या कर सकते हैं, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। जैसे मैं टी अल्फा वन को क्या लिख सकता हूँ, कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई होगा इनके साथ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, पकड़ लो, ए वन बीटा वन प्लस ए टू बीटा टू अप टू ए एम बीटा एम लिख सकता है। ये क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन, जहाँ पे ए वन अप टू ए एम ये सब के सब क्या हो गए, स्केलर्स हो गए, यानी किसके एलिमेंट हो गए, फील्ड के हुए। क्यों लिख सकते, क्योंकि ये जो है बीटा वन बीटा टू बीटा एम ये क्या फॉर्म कर रहा है, बेसिस फॉर्म कर रहा है। हमने लिखा है ना पहले कि एक एलिमेंट है बी जिसकी वैल्यू है अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन, ये क्या फॉर्म करता है, बेसिस फॉर्म करता है यू का। एक एलिमेंट है बीटा डैश, एक सेट है जिसके एलिमेंट है बीटा वन बीटा टू अप टू बीटा एम, ये क्या फॉर्म करता है, बेसिस फॉर्म करता है वी का। यानी वी के हर एक एलिमेंट को आप ये जो बी डैश के एलिमेंट है इसका क्या लिख सकते, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एक स्केलर से मल्टीप्लाई करो और वैल्यूज को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो बताओ टी अल्फा टू को क्या लिख सकते हो आप, टी अल्फा टू को आप लिख सकते हो, पकड़ लो, बी वन बी टू बीटा टू अप टू बी एम बीटा एम लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वैल्यू आती है उसको आप क्या लिख सकते हैं, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। किसका, जो भी बेसिस दिया हुआ है आपका v का। यहाँ पे हमने v कौन सा एलिमेंट लिया है, जिसपे ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद वैल्यू फॉर्म हो रही है, लिया ऐसा। हम बाहर केस में किसको ले लेते हैं, w ले लेते हैं। तो अगर ऐसे में कंफ्यूजन हो रहा होगा ना तो इसको v कर लो, इसको w कर लो। अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ये v हो गया, w हो गया। तो w का हर एक एलिमेंट कब मिल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए अल्फा एन को क्या लिखेंगे, ऐसा हर एक वैल्यू आती आएंगी, सबसे आखिर में क्या आएगा, टी अल्फा एन। तो टी अल्फा एन को क्या लिखेंगे, पकड़ लो, जेड पे ले लेते हैं, जेड वन बीटा वन जेड टू बीटा टू अप टू जेड एम बीटा एम लिखेंगे। तो हम बोलते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम डिनोट करते हैं टी, फिर उसके बाद बीटा, फिर उसके बाद बीटा डैश लिख सकते हैं ऐसा। इसी को हम सादा ऐसा भी लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टी, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं टी बीटा बीटा डैश, ठीक है। तो इस पे क्या होता, पहला जो कॉलम बनेगा वो रहेंगे यहाँ पे जो स्केलर दिख रहे हैं ना आपको सामने, ये स्केलर्स बनाएंगे पहला कॉलम। जैसे टी अल्फा वन, पहले वैल्यू पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा तो टी अल्फा वन मिला, तो इसके जो भी कोऑर्डिनेट रहेंगे ये पहला कॉलम बनाएंगे, तो ए वन ए टू अप टू ए एम। फिर उसके बाद टी अल्फा टू, ये कौन सा कॉलम बनाएंगे, दूसरा कॉलम। यहाँ पे जो स्केलर क्या है, बी वन बी टू अप टू बी एम, ऐसा सी डी ई, फिर जितने जेड तक गया तो जेड तक, ये क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। समझा पक्के में, इजी है टॉपिक। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ इतना भी हार्ड नहीं। और एक और चीज जो याद रखना है, जब आपको सिर्फ एक बेसिस दिया हो, यानी जब आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है v से खुद पे लग रहा हो और एक ही बेसिस दिया हो, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, सेम बेसिस को लेंगे, ठीक है। मतलब v से v लग रहा है ऐसा लेके चलेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर b एक सेट दिया हुआ है, अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा n दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी v का बेसिस क्या फॉर्म करेगा, अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन करेगा। तो यहाँ पे अल्फा वन पे जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो बनेगा टी अल्फा वन, अल्फा टू पे जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो बनेगा टी अल्फा टू, अल्फा एन पे जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो बनेगा टी अल्फा एन। तो यहाँ पे आप जो वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे वो किसके टर्म्स में बनाओगे, अल्फा के टर्म्स में बनाओगे, क्योंकि सिर्फ एक बेसिस दिया हुआ है हमको, तो हम उसी बेसिस के टर्म्स में बनाएंगे। अब क्या कहना चाहता है मास्टर, हमको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन देखने के बाद। देखिए जैसे आपका पहला क्वेश्चन, लेट टी बी अ linear transformation on the vector space
V2F defined by transformation on AB is equals to A, 0. Write the matrix of T relative to the standard ordered basis of V2F। क्या कह रहा है आपसे? आपको बोल रहा है टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑन वेक्टर स्पेस V2F दिया हुआ है ऐसा। अब यहाँ पे V2F से कहाँ पे लग रहा दिया हुआ है क्या? नहीं, तो V2F से V2F लग रहा, हम ऐसा मान के चलेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑन AB की वैल्यू क्या है? A,0 है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्पेस पे लग रहा है और आंसर भी कैसा मिल रहा है? 2 डायमेंशनल लग रहा है, तो V2F से V2F जा रहा है। अब क्या बोल रहा है? राइट द मैट्रिक्स T रिलेटिव टू स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ V2F। अब आपको स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस याद है? याद है क्या? जैसे अगर मैं बोलूँ A, B, ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? A 1,0, B 0,1। तो मेरा स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस 2 के लिए क्या होता है? 1, 0 और 0, 1। ये जो वेक्टर्स है, इसको मैं कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मैं कोई भी 2 डिजिट 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम के नंबर को बना सकता हूं। फिर हमने 3R³ के लिए देखा था A, B, C, जिसमें x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? A 0, 0, 0, B 0, 0, 0, C, यानी A कॉमन निकाल तो क्या आएगा? 1, 0, 0। यहाँ से B कॉमन निकालो 0, 1, 0। यहाँ से C कॉमन निकाल तो 0, 0, 1। यानी कोई भी R³ का एलिमेंट यानी 3 डायमेंशनल स्पेस का एलिमेंट मैं किसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ? 3 वेक्टर का, जो है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 लिख सकता हूँ। जैसे मैं 2 डायमेंशनल का कैसा लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ? 1, 0 और 0, 1 का, क्योंकि एक स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर को प्लस एक स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर को, यानी क्या बन रहा है? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो एवरी एलिमेंट ऑफ R² यानी 2 डायमेंशन आप क्या लिख सकते हैं? एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 0 एंड 0, 1। तो ये क्या फॉर्म करेगा? स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस। याद है? बताया था मास्टर ने, पहले x कोऑर्डिनेट 1 लो, बाकी पूरे 0 करो, फिर y कोऑर्डिनेट को 1 लो, बाकी पूरे 0 करो, तो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ ही आएगा x और y में। फिर सेम चीज अगर मैं R³ 3 डायमेंशन की बात करूं तो क्या बताया था मास्टर ने? पहले x कोऑर्डिनेट 1 लो, बाकी पूरे 0 करो, फिर y कोऑर्डिनेट 1 लो, बाकी पूरे 0 करो, फिर z कोऑर्डिनेट 1 लो, बाकी पूरे 0 करो। ये क्या बनाता है? स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस। अगर 4 के लिए लेते तो x कोऑर्डिनेट 1 लो, बाकी पूरे 0, y कोऑर्डिनेट 1 लो, बाकी पूरे 0, z कोऑर्डिनेट 1 लो, बाकी पूरे 0, t कोऑर्डिनेट 1 लो, बाकी पूरे 0। पढ़े थे ऐसा? अरे पक्के में पढ़े थे, सच में पढ़े थे। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ हमको यहाँ पे? हियर T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द वेक्टर स्पेस V2F डिफाइंड बाय, कि ट्रांसफॉर्मेशन जैसे लगाओगे ए बी में तो आंसर क्या आएगा? A,0 आएगा। तो बताइए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे हमारा लगता है V से W। V के जगह भी क्या है? V2F है, 2 डायमेंशनल वाला। और देखो यहाँ पे आंसर भी क्या मिल रहा है? 2 डायमेंशनल में मिल रहा है, V2F ही मिल रहा है। ये आपने नहीं भी बनाया डायग्राम चलता है, मेरे हिसाब से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ करके, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपके कितने डायमेंशन है? यहाँ पे 2 है। ये V2F का डायमेंशन कितना होता है? 2 है ना। जैसे R² का डायमेंशन कितना होता है? 2। इसी तरीके से V2F का डायमेंशन कितना होता है? 2।
है, तो उसके स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे? 2। तो आप लिखेंगे द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस फॉर V2F इज, क्या था? एक सेट से डिनोट करता हूं, S इज इक्वल टू 1 0 0 1। आपको S से नहीं डिनोट करना था, आप B से भी डिनोट कर सकते हो, क्योंकि हमने क्वेश्चन में B से डिनोट किया था। तो इसको एक को अल्फा 1 ले लो, एक को अल्फा 2 ले लो। तो आप लिखेंगे लेट अल्फा 1 ले लो 1 0 और अल्फा 2 ले लो 0 1। ले सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे मेरे बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट है? 2। पहला है अल्फा 1, दूसरा है अल्फा 2। जैसे ही मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बनेगा? पहला टी अल्फा 1। जैसे ही इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो यहाँ पे एलिमेंट क्या बनेगा? टी अल्फा 2। तो चलिए लगाते हैं, देयरफॉर टी अल्फा 1 क्या मिलेगा? ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा 1 की वैल्यू 1,0। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन आप जैसे लगाओगे ए बी में, तो ए कोऑर्डिनेट एज इट इज आएगा, बी कोऑर्डिनेट के जगह 0। तो ए कोऑर्डिनेट एज इट इज, ए कोऑर्डिनेट क्या है? 1 और बी कोऑर्डिनेट के जगह 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेम चीज किस पे लगाओगे? टी अल्फा 2 में। तो आपने लगाया टी अल्फा 2, तो आएगा टी ऑफ अल्फा 2 की वैल्यू 0,1। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन? ए कोऑर्डिनेट एज इट इज आएगा, बी कोऑर्डिनेट के जगह 0। तो ए कोऑर्डिनेट एज इट इज क्या है? 0, बी कोऑर्डिनेट के जगह 0। अब क्या बताया था मास्टर ने? जब भी आपको मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के एलिमेंट रहेंगे इसको वेक्टर स्पेस के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। अब यहाँ पे देखो V2F यहाँ पे भी है, V2F यहाँ पे भी है, यानी दोनों का बेसिस सेम है। तो इसका भी बेसिस क्या है? 1 0 और 0 1। तो यानी इनको किसके टर्म्स में लिखना है? अल्फा 1 और अल्फा 2 के टर्म्स में लिखना है। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? नंबर 1,0। 1,0 काय की वैल्यू है? अल्फा 1 की। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अल्फा 1, लेकिन यहाँ पे अल्फा 2 आया क्या? नहीं आया, है ना। और मेरे को लीनियर कॉम्बिनेशन दोनों का लिखना है, अल्फा 1 भी और अल्फा 2 भी। तो मैं इसको लिखूंगा 0 इंटू अल्फा 2, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, होगा। और यहाँ पे सिर्फ अल्फा 1 लिखा हूं, तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 इंटू अल्फा 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? 0,0 है ऐसा। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 0 इंटू 1,0 प्लस 0 इंटू 0,1। 0 से 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 से 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, बना 0,0। ऐसा क्यों लिखा? मेरे को इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना था करके। मैं इसको लिख सकता 0 1,0 काय की वैल्यू है? अल्फा 1 की, प्लस 0 इंटू 0,1 काय की वैल्यू है? अल्फा 2 की। लिख सकते हैं। तो चलिए, देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिनोट करेंगे? टी, सादा टी लिख सकते हैं, तो टी के नीचे बी लिख सकते हैं। तो टी बी क्या आती वैल्यू? क्या बताया था मास्टर ने? पहले टी अल्फा 1 के स्केलर की वैल्यू लिखो। यहाँ पे अल्फा 1 के साथ क्या नंबर है? 1। यहाँ पे अल्फा 2 के साथ क्या नंबर है? 0। तो पहला कॉलम बना टी अल्फा 1 का, दूसरा कॉलम किसका बनेगा? टी अल्फा 2 का। टी अल्फा 2 में अल्फा 1 के सामने क्या नंबर है? 0, और अल्फा 2 के सामने क्या नंबर है? 0। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये निकालना था आपको, द मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस। आप चाहो तो फिर फाइनल आंसर लिखना चाहिए, देयरफॉर द मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस ऑफ V2F इज पीरियड। समझे? इजी था क्वेश्चन। बस आपको यहाँ पे क्या चीज याद रखनी है? मैट्रिक्स में बेसिस कितने दिए हुए हैं। अगर एक बेसिस दिया हुआ है तो उसी बेसिस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे और लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी बेसिस के टर्म्स में बनाएंगे। जैसे देखिए क्या दिया होता है आपको, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर स्पेस डिफाइंड बाय टी ए बी इज इक्वल टू a,0 लिख दिया आपने गिवन में। अब हमको बोल रहा है आपको यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ टी लिखना है, लेकिन किसके हिसाब से? स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ V2F के हिसाब से। V2F मतलब डायमेंशन कितना हो गया? 2।
टू डायमेंशनल के लिए स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस क्या होता, 1,0 0,1 होता है। तो आपने स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस फॉर V2F लिया, क्या होता है 1,0 0,1। क्योंकि मैं कोई भी 2 डिजिट नंबर हो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे मेरे को मिली है वैल्यू 5 और 13, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 1,0 प्लस 13 इंटू 0,1 लिख सकता। क्या आएंगे आंसर 5 और 13। देखो मैंने 1,0 0,1 के फॉर्म में लिख दिया, यानी किस फॉर्म में लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। मेरे को अब जो भी नंबर आएंगे ना उसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। क्या करते मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जितने भी वेक्टर है उनमें क्या लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा अल्फा 1 पे तो मिला 1,0। मेरे को तो दिख गया 1,0 तो मेरा अल्फा 1 है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको अल्फा 1। अब यहाँ पे अल्फा 1 लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, तो उसमें जितने वेक्टर है सब आने चाहिए, अल्फा 1 अल्फा 2, अगर अल्फा 3 रहता तो वो भी आना चाहिए था। तो मैंने इसको लिखा 1 इंटू अल्फा 1 प्लस 0 इंटू अल्फा 2 लिखा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमको क्या चाहिए था, टी अल्फा 2 लगाया तो क्या है 0,0। तो सेम चीज एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया। कौन सा मेरा वेक्टर था 1,0 को किया, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। फिर देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या था 0, तो वाई कोऑर्डिनेट के सामने कैसे मल्टीप्लाई किया 0। देखो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट क्या था 5, तो मैंने 1,0 को कैसे मल्टीप्लाई किया 5 से, प्लस वाई कोऑर्डिनेट क्या था 13, तो देखो मैंने 0,1 को कैसे मल्टीप्लाई किया 13 से। सेम लॉजिक यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या था 0, तो मैंने 1,0 को कैसे मल्टीप्लाई किया 0 से। वाई कोऑर्डिनेट क्या था 0, तो मैंने 0,1 को कैसे मल्टीप्लाई किया 0 से। 1,0 का एक वैल्यू है अल्फा 1 की, 0,1 का एक वैल्यू है अल्फा 2 की। फिर तो मैट्रिक्स तो लिखना बहुत आसान है। पहला रो किसका आता है, पहला कॉलम किसका आता है टी अल्फा 1 का, दूसरा टी अल्फा 2 का। तो टी अल्फा 1 कौन सी वैल्यू लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्केलर की, क्या है यहाँ पे 1, दूसरा नंबर 0 था 1 0, यहाँ पे 0 0 था 0 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। इजी है क्वेश्चन, अरे इजी है, पेपर में आया तो गलत तो नहीं करके आएंगे, सही से सॉल्व करेंगे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, let VR be the vector space of all polynomials in X with coefficients in R of the form f of x is equals to a naught x का पावर 0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब that is the space of polynomials of degree 3 or less. The difference the differentiation operator D is a linear transformation on V
the set be alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, where alpha 1 is x का power 0, alpha 2 is x का power 1, alpha 3 is x square, alpha 4 is x का cube, is an ordered basis for V write the matrix D relative to the ordered basis B। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ से हमको, वी आर दिया हुआ है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन एक्स विथ कोएफिशिएंट इन आर ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट। तो ये चीज पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन हियर वी आर इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल polynomials in X with coefficients in R of the form किस तरीके से, f of x is equals to a naught x का पावर 0 a1 x plus a2 x square plus a3 x क्यूब। तो इसके बाद कौन सा ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, डेरिवेटिव ऑपरेटर, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑपरेटर D is a linear ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V दिया हुआ है ऐसा। अब आप देखो अगर यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस नहीं दिया रहता तो भी हमको मालूम था, कैसे आप बताइए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, f ऑफ x दिया हुआ है जिसपे वैल्यू क्या है, f ऑफ x किसका एलिमेंट है, वैसे वी आर का एलिमेंट है दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, a नॉट x का पावर 0, a1 x, a2 x स्क्वायर, a3 x क्यूब दिया हुआ है। जहाँ पे a नॉट, a1, a2, a3 किसके एलिमेंट दिए हुए हैं आपको, r के एलिमेंट दिए हुए, यानी ये क्या है, स्केलर्स। तो स्केलर्स के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है फिर ऐड होती है, यानी ये क्या बनती है, वेक्टर। ये वेक्टर क्या फॉर्म करते हैं, बेसिस फॉर्म करते हैं, क्योंकि x नॉट, x, x स्क्वायर, x क्यूब ये क्या है, हमारे स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस है, पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3 के। याद है सबको। अगर मैं बोलता हूँ पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 1 इन आर, ये कैसा बनता है, a नॉट x का पावर 0 प्लस a1 x, यानी x का पावर 1 होता है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस क्या बनता है हमारे लिए, x का पावर 0 और x बनता है x का पावर 0 की जगह 1 भी आता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है, 1। तो 1x भी लिख सकते हैं, x का पावर 0 और x भी लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 इन आर किस तरीके से लिखते हैं हम, a नॉट x का पावर 0, a1x प्लस a2x स्क्वायर। पॉलिनोमियल ऑर्डर 2 बोल रहा है, मतलब x का सबसे बड़ा पावर क्या आएगा, 2। तब आप बताइए क्या बनेंगे स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस, x0 x और x स्क्वायर। तो उसी तरीके से पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3 था यहाँ पे था, तो इसके लिए क्या बनेगा, x का पावर 0 x, x स्क्वायर और x क्यूब बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमको दिया हुआ है तो हमको वो भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन पेपर में हो सकता है कि नहीं भी दिया हो, करके मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस तो याद होने चाहिए हर एक के। द स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ
वी से डिनोट किया है, क्या से डिनोट किया है यहाँ पे, वी आर इज बी इज इक्वल टू क्या दिया हमको, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, वेयर अल्फा 1 की वैल्यू है x का पावर 0, अल्फा 2 की वैल्यू है x का पावर 1, अल्फा 3 की वैल्यू है x का पावर स्क्वायर और अल्फा 4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x का क्यूब है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आपको ये बेसिस छोड़ के और कोई बेसिस दिया हुआ है क्या, नहीं, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन भी यही बेसिस पे लगाएंगे और इसको रिप्रेजेंट भी यही बेसिस के फॉर्म में करेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, सेम तरीके का है कि V2F से V2F जा रहा था, अब किससे कहाँ पे जाएगा, VR से VR जाएगा, तो सेम बेसिस लगेगा क्योंकि यहाँ पे और कोई वेक्टर स्पेस दिया है क्या हमको, नहीं दिया है, तो उससे उसी पे लगेगा। तो यानी दोनों के बेसिस सेम है, तो फिर से डायग्राम बनाने की तो जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ये चीज ध्यान देना है, डी, वो कौन सा ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, यानी क्या लगाना है यहाँ पे, डेरिवेटिव लगाना है आपको। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले लगेगा डी किस पे, अल्फा 1 पे, तो डी अल्फा 1 की वैल्यू क्या है, x का पावर 0 होता है, x का पावर 0 मैंने बताया था किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। 1 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। या तो आप x के पावर n का फॉर्मूला लगाओ, n x टू द पावर n माइनस 1, तो 0 इंटू एक्स का पावर माइनस 1, तो 0 से मल्टीप्लाई होता है, आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा। तो चलिए अब हम लगाएंगे डी ऑफ अल्फा 2, लगेगा डेरिवेटिव किस पे, अल्फा 2 की वैल्यू क्या है, x का पावर 1, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज सबको आती है। डेरिवेटिव अल्फा 3 पे लगा तो डी ऑपरेटर अल्फा 3 पे लगा तो डेरिवेटिव लगेगा अल्फा 3 क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, मैं आगे अपने को रिप्रेजेंट भी करना है तो थोड़ा सा दूर लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है। सिंस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1, यानी जो भी पावर है यहाँ पे उसको सामने मल्टीप्लाई करो और पावर को 1 से कम करो। जैसे देखो यहाँ पे x का पावर क्या था, 1, तो 1 आ गया मल्टीप्लीकेशन में, और x का पावर 1 से कम करो, 1 में से 1 गया 0, किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है, 1, तो आंसर आया 1। पावर जो भी है उसको सामने मल्टीप्लाई करो तो आया 2, x का पावर 1 से कम करो, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1, तो x का पावर 1 आया। अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। चलिए बताइए अब क्या लगेगा, आखिरी वाले में टी अल्फा 4 में आएगा डेरिवेटिव, अल्फा 4 की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 3, x टू द पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मास्टर ने क्या बताया था, यहाँ पे बेसिस कितने दिए हुए हैं, 1, तब आपको यही बेसिस के टर्म्स में इसको डिनोट करना पड़ेगा, यानी किसके टर्म्स में लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, अल्फा के टर्म्स में। तो अल्फा की जितनी भी वैल्यू इनके टर्म्स में क्या बनाओ, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ। अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3 है, अल्फा 4 यही बेसिस फॉर्म कर रहे हैं, तो इनके टर्म्स में लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ। यहाँ पे तो वैल्यू क्या है, 0, तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 0 x का पावर 0, 0 x का पावर 1, 0 x का स्क्वायर, 0 x क्यूब, लिख सकते हैं ऐसा। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा, पक्के में समझा, सच में समझा, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता, 0। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या नंबर है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x का पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। लेकिन एक चीज देखो, x का पावर 0 तो 1 ये आ गया, बाकी और कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 0 x का पावर 1, 0 x का पावर 2, 0 x का पावर 3, क्योंकि मेरे को तो पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3 लिखना पड़ेगा ना अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2x है, यहाँ पे x के पावर 0 की कोई भी टर्म है क्या, नहीं है, तो इसको लिखेंगे 0 x का पावर 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद x की टर्म आती है, क्या है, 2x, फिर उसके बाद x स्क्वायर की टर्म आती है क्या यहाँ पे, नहीं, तो 0x स्क्वायर, फिर x क्यूब की टर्म आती है क्या यहाँ पे, नहीं, तो आएगा 0x
आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। चलिए अब ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 0 की टर्म दिख रही क्या, नहीं दिख रही, तो उसको लिखो 0x का पावर 0, प्लस एक्स की टर्म दिख रही क्या, नहीं दिख रही, तो लिखो 0x। एक्स स्क्वायर की टर्म दिख रही क्या, दिख रही, तो उसको बाइज्जत लिखो वैसे ही। एक्स क्यूब की दिख रही क्या, नहीं, तो लिखो 0x3। तो जो भी नहीं था वो आपने यहाँ पे बनाने की कोशिश की, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ गया। अरे समझ रहा है पक्के में, बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी को भी। इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता के रखा हूँ, एक बार बेसिक समझ जाएंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 0। एक्स का पावर 0 क्या होता है, अल्फा 1, प्लस 0 एक्स का पावर 1 अल्फा 2, 0 अल्फा 3, 0 अल्फा 4। आ गया पूरी की पूरी वैल्यू। सेम चीज़ यहाँ पे 1 इंटू एक्स का पावर 0 है, तो आएगा 1 इंटू एक्स का पावर 0 क्या है, अल्फा 1, प्लस 0 अल्फा 2, प्लस 0 अल्फा 3, प्लस 0 अल्फा 4। आया। सेम चीज़ यहाँ पे 0 अल्फा 1 प्लस यहाँ पे 2 अल्फा 2, है ना। एक्स का पावर 1 क्या डिनोट करता है, एक्स का पावर 1 अल्फा 2, तो आएगा 2 अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3 प्लस 0 अल्फा 4 आएगा। और सबसे आखिर वाले में 0 अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3 प्लस 0 अल्फा 4। क्या किए, बस एक्स के पावर 0 की जगह अल्फा 1 लिख दिए, एक्स के पावर 1 की जगह अल्फा 2 लिख दिए, एक्स स्क्वायर की जगह अल्फा 3 लिख दिए, एक्स क्यूब की जगह अल्फा 4 लिख दिया, और कुछ भी चेंज किए क्या नहीं। अब बस क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। तो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बेसिस के हिसाब से लिखे, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस बी लिखे। क्या करते, पहले टी अल्फा 1 की वैल्यू, टी के जगह यहाँ पे डी वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा, तो डी अल्फा 1 की वैल्यू हमारे बेसिस के टर्म्स में क्या आया, 0 अल्फा 1, तो पहला कोऑर्डिनेट 0, फिर अल्फा 2 0, अल्फा 3 0, अल्फा 4 0। तो पहले डी अल्फा 1 के जितने भी स्केलर थे उनको लिखा मैंने। अब डी अल्फा 2 के पूरे स्केलर देखो क्या है, 1 0 0 0। फिर डी अल्फा 3 के पूरे स्केलर देखो 0 2 0 0 0 2 0 0, और आखिर में डी अल्फा 4 के पूरे क्या आएगा, 0 0 3 0, तो 0 0 3 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, इजी है। बस यहाँ पे क्या करना था, डेरिवेटिव अप्लाई करना था। ये क्वेश्चन में और कुछ हार्ड है क्या, नहीं, बस डेरिवेटिव लगाना, और डेरिवेटिव भी बहुत आसान था, एक ही फॉर्मूला एक्स टू द पावर n वाला, और भी कुछ था क्या उसमें, नहीं। तो उम्मीद है आपको वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हार्ड तो नहीं लग रहा, क्वेश्चन इजी है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन। बेसिक क्लियर हो गया अब इससे। अब हम चलते हैं थोड़े से दमदार वाले क्वेश्चनों पे। देखिए फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन V3R। कितने डायमेंशन का है वेक्टर स्पेस, 3 डायमेंशन का। डिफाइंड एज T ऑफ ABC इज इक्वल टू 2B प्लस C A माइनस 4B 3A। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे 3 डायमेंशनल V3R पे आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो कितने कोऑर्डिनेट मिले, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, यानी अभी भी कहाँ पे जा रहा है, V3R पे। तो जो ऑपरेटर लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, V3R से V3R पे, यानी बेसिस कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू the
ordered basis B and also with respect to ordered basis B dash where पहला B की वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमारे B डैश की वैल्यू है 1 1 1 1 1 0 1 0 0 है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए सेम चीज करना है हमको। यहाँ पे एक ही वेक्टर स्पेस दिया है तो v3r से ट्रांसफॉर्मेशन का आप लेंगे v3r, तो जो बेसिस आप लेंगे वही सेम रहेगा। बट यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने दो क्वेश्चन पूछा है कि पहले आपको मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस b, यानी ये वैल्यू लेके, फिर आपको निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस b डैश। सेकेंड पार्ट में आपको b डैश लेके सॉल्व करना। तो चलिए हम लोग लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है आपको, v3r दिया हुआ है, साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन abc दिया हुआ है 2b प्लस c a माइनस 4b 3a। तो v3r इज द वेक्टर स्पेस और t ऑफ abc की वैल्यू दिया है 2b प्लस c a माइनस 4b और 3a दिया हुआ है। सबसे पहले वाले पार्ट में हमको ऑर्डर्ड बेसिस क्या दिया हुआ है, द ऑर्डर्ड बेसिस इज क्या है b, पहली वैल्यू 1 0 0, उसके बाद 0 1 0, उसके बाद 0 0 1 दिया हुआ है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हम क्या करते हैं हमेशा पहली वैल्यू को ले लेंगे अल्फा 1 लेंगे, दूसरे को अल्फा 2, तीसरे को अल्फा 3, तो लिखेंगे लेट अल्फा 1 हो जाए 1 0 0, अल्फा 2 हो जाए 0 1 0 और अल्फा 3 हो जाए 0 0 1। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लग रहा है, v3r पे, तो हम v3r से जा रहे हैं v3r पे जा रहे हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन v3r से v3r लग रहा है। तो v3r का जो स्टैंडर्ड बेसिस है वही ये v3r का स्टैंडर्ड बेसिस है, तो आप इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे और उसी के टर्म्स में इसको क्या बनाओगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है यहाँ पे। तो चलिए लगाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा 1, क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा 1, अल्फा की वैल्यू क्या है 1 0 0 है। अब देखो यहाँ पे हमको ट्रांसफॉर्मेशन किस टर्म्स में दिया हुआ है, a b c के टर्म्स में। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, हो गया। तो चलिए बताइए क्या आता है आंसर। पहली वाली आती है 2b प्लस c, यानी 2 इंटू b की वैल्यू 0 प्लस c की वैल्यू 0, उसके बाद आता है a माइनस 4b, a की वैल्यू 1 माइनस 4 इंटू b की वैल्यू 0, फिर उसके बाद आता है 3a, तो 3 इंटू a की वैल्यू 1। तो बताइए क्या मिलेंगे कोऑर्डिनेट, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 माइनस 4 इंटू 0 0, 1 में से 0 क्या 1, 3 1 3 आया। तो मेरे पास t अल्फा 1 बना, क्या बना 0 1 3 बना। अब मैं इसको किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करता हूँ, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 के टर्म्स में। तो चलिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कौन से बेसिस है, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस। जब भी स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस दिया रहता है हम क्या देखते हैं यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट क्या है 0, तो आ गया 0 इंटू 1 0 0। याद रखना ये वाला मेथड कब काम करता है, जब स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस हो। प्लस यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो आएगा 1 इंटू 0 1 0, प्लस z का कोएफिशिएंट क्या है 3 इंटू 0 0 1। देखो आता क्या,
0 इंटू 1 0 0 0 0 0, 1 इंटू 0 1 0, तो ये तो 0 0 और ये क्या हो जाएगा 1, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 1 ज़ा 3, 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या है 0, 0 प्लस 1 प्लस 0 क्या आएगा 1, 0 प्लस 0 प्लस 3 कितना आएगा 3। आया बरोबर, बना लीनियर कॉम्बिनेशन। याद रखना जब भी स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस दिया हुआ है हमको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कब होती, जब ऐसा कोई सेट दे दे जो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस नहीं हो, तब हम अपने मर्जी से कुछ भी बना सकते क्या, नहीं, तब हमको लीनियर कॉम्बिनेशन लेके सॉल्व करना पड़ता। तो क्या बनेगा मेरा टी अल्फा 1 0 इंटू 1 0 0 का की वैल्यू है अल्फा 1 प्लस 1 इंटू 0 1 0 का की वैल्यू है अल्फा 2 की प्लस 3 इंटू 0 0 1 का की वैल्यू है अल्फा 3 की। मिला। अब आप क्या निकालेंगे, टी अल्फा 2। क्या निकालेंगे अब आप वैल्यू, टी अल्फा 2 जो रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 0 1 0। अब देखिए ये आ गया है ए के जगह, ये आ गया है बी के जगह, ये आ गया है सी के जगह, और यहाँ पे हमको ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए बी सी क्या दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए बी सी दिया हुआ है हमको 2b प्लस सी क्या दिया है हमको ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे 2b प्लस सी, तो आएगा 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1 प्लस सी की वैल्यू क्या है 0, a माइनस 4b, ए की वैल्यू क्या है 0 माइनस 4 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1, फिर उसके बाद 3a, तो 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 0, तो 2 1 जार 2, 2 प्लस 0 2, 4 1 जार 4, 0 माइनस 4 माइनस 4, 3 इंटू 0 0 आएगा। फिर से ये कौन से टर्म्स में हमारा सादे वैल्यू पे है ना, सादे वैल्यू पे स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस पे है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 इंटू 1 0 0 प्लस वाई कोऑर्डिनेट क्या है -4, यहाँ पे लिख दो -4 इंटू 0 1 0, फिर z कोऑर्डिनेट क्या है 0 इंटू 0 0 1। याद रखना स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के वक्त टाइम वेस्ट करना नहीं, डायरेक्ट ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना। तो बताओ टी अल्फा क्या बनेगा आपका 2 इंटू 1 0 0 का की वैल्यू है अल्फा 1 की -4 इंटू 0 1 0 का की वैल्यू है अल्फा 2 की प्लस 0 इंटू 0 0 1 का की वैल्यू है अल्फा 3। आया। अब हम का की वैल्यू निकालेंगे, टी अल्फा 3 की जाएगा टी ऑफ 0 0 1, अल्फा 3 की वैल्यू 0 0 1, क्या रहता 2b प्लस सी, फिर से ए बी और सी लिखना है यहाँ पे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो क्या रहता 2b प्लस सी, तो 2 इंटू बी की वैल्यू 0 प्लस सी की वैल्यू 1, ए माइनस 4b, तो 0 माइनस 4 इंटू 0, तो उसके बाद 3 यानी 3 इंटू 0, तो क्या बचेगा 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 0 0, 3 इंटू 0 0 आएगा। ये तो आ गया 1 0 0 1 0 0, मेरे को मालूम काय की वैल्यू है अल्फा 1 की, तो ये आ गया अल्फा 1, अल्फा 1 के सामने कुछ भी नहीं था, आ जाएगा 1। अब यहाँ पे अल्फा 2 अल्फा 3 की जगह बची क्या, नहीं, तो 0 इंटू अल्फा 2 प्लस 0 इंटू अल्फा लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 1 0 0 डायरेक्टली दिख गया मेरे को, एक आई की वैल्यू अल्फा 1, तो बाकी सबके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। अब आप लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में लग रहे हैं बी के रिस्पेक्ट में। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, याद होगा टी बी लिख सकते हैं। चलिए बताइए क्या आएगा, पहले टी अल्फा 1 के स्केलर की वैल्यू देखो, टी अल्फा 1 का स्केलर क्या है 0 1 3, तो आ गया 0 1 3 आया। फिर उसके बाद टी अल्फा 2 के कोऑर्डिनेट देखो क्या है, स्केलर 2 2 -4 0, तो आ गया 2 -4 0।
फिर टी अल्फा 3 के देखो 1 0 0 आ गया 1 0 0, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझा? तो याद रखना जब भी स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस दिया हुआ रहा क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि हमको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने में कोई भी दिक्कत होती है क्या? नहीं। अब दिक्कत कहाँ पे आएंगी? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके, यानी इसी का जो सेकंड वाला पार्ट है, तो हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट। तो आप लिखेंगे द स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस इज, क्या है? बी डैश। अब आप चाहो तो अल्फा से डिनोट कर लो, चाहे बीटा से डिनोट कर लो, आपकी जो मर्जी, क्योंकि आप यहाँ पे सेकेंड पार्ट अलग से मेंशन कर रहे हैं, तो आप सेम जो डिनोशन है वो यूज कर सकते हैं। तो आप चाहो तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ले सकते हो, आप चाहो तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अल्फा में ही रखता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो लेट अल्फा 1, अब क्या हो जाएगा? 1 1 1। अल्फा 2 क्या हो जाएगा? 1 1 0। और अल्फा 3 क्या हो जाएगा? 1 0 0। अब ये स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस है क्या? मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस रहता है वो है क्या ये? नहीं, ये ऑर्डर्ड बेसिस है, ठीक है? मैंने स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस लिखता हूँ, ऑर्डर्ड बेसिस है। ये क्या हमारा ऑर्डर्ड बेसिस है। स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस किसको बोलते हैं? जो 1 0 0 0 1 0 वाले फॉर्म में रहता है। द ऑर्डर्ड बेसिस इज। चलिए, अब ये स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस है क्या? नहीं। तो अब आपको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लेके आया था। ठीक है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो, टी किस पे लगाएंगे? पहले अल्फा 1 पे। तो क्या मिलेगा? ट्रांसफॉर्मेशन। अल्फा 1 की वैल्यू क्या है? 1 1 1। मतलब ए के जगह भी वैल्यू जो है वो क्या है? 1 है, बी के जगह भी 1 है, सी के जगह भी 1 है। क्या आता? 2b प्लस सी, यानी 2 × 1 + 1। फिर उसके बाद a - 4b, यानी 1 - 4 × 1। फिर 3 × a, यानी 3 × 1। तो बताइए क्या बनेगी वैल्यू यहाँ पे? 2 1 2 2 + 1 3। 1 - 4 1 4, 1 में से 4 गया तो क्या बचेगा? -3। 3 1 3। तो पहली वैल्यू क्या बनी? 3 - 3 3 बनी। फिर आप ऐसी वैल्यू निकालेंगे टी अल्फा 2 की, तो आएगा टी और अल्फा 2। क्या है अल्फा 2 यहाँ पे? 1 1 0। तो हो गया ए बी सी। क्या बनता है? 2b + c। तो 2 अब डायरेक्ट करूँ, 2 × 1 2 + c, यानी 0। 2 + 0 2 आएगा। a - 4b, तो 1 - 4 1 4, 1 में से 4 गया -3। फिर उसके बाद 3 है, तो 3 × 1 कितना आ जाएगा? 3 आएगा। ऐसा डायरेक्ट निकालना आ जाएगा अब आप लोगों को। फिर टी अल्फा 3 तो होगा टी और अल्फा 3 की वैल्यू क्या है? 1 0 0 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए, अब a हो गया हमारे लिए 1, बाकी पूरी वैल्यू 0। तो 2 × 0 + 0 क्या आ जाएगा? 0। 1 - 4 × 0 क्या आ जाएगा? 1। 3 × 1 क्या हो जाएगा? 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। डायरेक्ट पुट करके मैंने वैल्यू निकाल दिया, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसा करके कैसे निकालते हैं। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को इनको एक्सप्रेस करना है। मैंने क्या बताया था? ये टी वाली वैल्यूज को
हमेशा आप जो भी आपका बेसिस रहता है उसके टर्म्स में दिखाते हैं, यानी आपको इसको अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 के टर्म्स में दिखाना है। लेकिन यहाँ पे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 इतनी आसान वैल्यू है क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कि आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट देख के निकाल सको? नहीं, यहाँ पे तो 1 1 1 है, 1 1 0 है, 1 0 0 है, तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते। तो हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल के। तो आप लिखेंगे कंसीडर, क्या करेंगे अब आप इसको कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे? एक कोई तो भी 3 कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम ले लो, ए बी सी को मैंने कंसीडर किया। इसको मैं लिखूंगा एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, तो मैं इसको लिखूंगा एक्स ऑफ अल्फा 1 प्लस वाई ऑफ अल्फा 2 प्लस जेड ऑफ अल्फा 3, वहाँ जहाँ पे एक्स वाई जेड ये एलिमेंट है किसके? फील्ड के। हम हमारी फील्ड हमने कैसे डिनोट किए क्वेश्चन में? हमारी फील्ड किससे डिनोट किए हुए हैं? आर से। तो फील्ड कौन सी हो जाएंगी? आर हो जाएंगी, होगी। तो क्या है? स्केलर से है। एक्स वाई और जेड क्या हो गए? यहाँ पे स्केलर हो गए। सब्सटीट्यूट करो वैल्यू, तो क्या मिलेगा? ए बी सी इज इक्वल टू एक्स इंटू अल्फा 1, अल्फा 1 की वैल्यू क्या है? 1 1 1 प्लस वाई इंटू अल्फा 2, अल्फा 2 की वैल्यू क्या है? 1 1 0 प्लस जेड इंटू अल्फा 3, अल्फा 3 की वैल्यू क्या है? 1 0 0। तो बताइए क्या मिलेगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। चलिए एक स्टेप पे इसको करते हैं ऐड। एक्स जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस वाई जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस जेड जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो पहला वैल्यू क्या बनेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कैसे? एक्स कोऑर्डिनेट ऐड होगा एक्स पे, वाई कोऑर्डिनेट वाई पे, जेड कोऑर्डिनेट जेड होगा। फिर एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 से तो मिला एक्स, कौन सा साइन है? प्लस। वाई जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से तो मिलेगा वाई, प्लस जेड जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से तो मिलेगा 0। तो 0 ऐड करके कोई चेंज होता है क्या? नहीं। तो लिखने की जरूरत है क्या? समझा? अगर ऐसे में डाउट आ रहा होगा तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में भी कोई बुराई नहीं है। आप इसको लिख लो 0 इंटू जेड मिलेगा। फिर उसके बाद एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 से तो मिलेगा एक्स, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा वाई से तो मिलेगा 0 वाई, फिर जेड मल्टीप्लाई होगा 0 से तो मिलेगा 0 जेड मिलेगा। तो बताइए क्या मिला आपको? ए बी सी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 0 जेड, 0 इंटू जेड क्या होगा? 0, तो बचा एक्स प्लस वाई। यहाँ पे 0 वाई इंटू 0 जेड क्या हो गया? 0, तो बचा सिर्फ और सिर्फ एक्स। अब क्या पढ़े थे हम लोगों ने? एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल रहता है एक्स कोऑर्डिनेट से, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल रहता है वाई कोऑर्डिनेट से, जेड कोऑर्डिनेट इक्वल रहता जेड कोऑर्डिनेट से। तो आप बोल सकते पहला एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएंगी ए। इसको पढ़ दीजिए इक्वेशन नंबर 1। बस इसको नहीं भी दिए तो चलता है। इसको दे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा y प्लस जेड, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा वाई कोऑर्डिनेट से, तो इक्वल आ जाएगा b से। फिर उसके बाद z कोऑर्डिनेट जो है x इक्वल आ जाएगा c से। आ गया? x इक्वल है c से, तो पुट करो, पुट x इक्वल टू c कहाँ पे? इन इक्वेशन 2। क्या मिलेगा आपको? फिर 2 पे नहीं पुट कर सकते, अपने को 1 पे पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे x, यहाँ पे x प्लस वाई आएगा ना, यहाँ पे अपन ने गलत लिखे हैं। क्या है दूसरी इक्वेशन? x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इक्वल टू बी आएगा। तो x की जगह c रखो तो क्या आएगा? c प्लस वाई इज इक्वल टू बी। तो y की वैल्यू क्या आएंगी? यहाँ पे प्लस c उधर गया तो माइनस c, तो आएंगे b माइनस c आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब y की और x की वैल्यू पुट करो, पुट x इक्वल टू c एंड y इक्वल टू b माइनस c इन 1। क्या मिलेगा आपको? x के जगह आ गया c प्लस y के जगह आ गया b माइनस c प्लस z इज इक्वल टू a, प्लस c माइनस c कैंसिल, तो z की वैल्यू क्या आएंगी? a जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस b उधर गया तो माइनस b। तो आपके पास आ गई x y और z की वैल्यू। तो आप लिखेंगे देयरफॉर x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू c
y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू b माइनस सी, और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू a माइनस बी। ये बन गया आपके इक्वेशन नंबर 3। यानी आप ए बी सी की वैल्यू पुट करो, तो जैसे आप ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेंगी, और एक्स वाई जेड क्या है, यहाँ पे स्केलर्स है। आपको एक बार स्केलर्स मिल गए तो आप लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन कोई भी एलिमेंट को। अब देखो जैसे हमारे पास पहली वैल्यू थी, क्या थी हमारे पास, टी अल्फा 1 थी, क्या थी 3 माइनस 3 3। तो पुट, अब देखो ए बी और सी की वैल्यू है, ए बी सी, ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू माइनस 3, सी की वैल्यू 3। तो पुट ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू माइनस 3, सी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। बताओ क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगे, एक्स इक्वल है सी से, तो सी की वैल्यू क्या है 3। पहला स्केलर मिल गया एक्स क्या है 3। y की वैल्यू क्या आएंगी, b माइनस सी, बी की वैल्यू माइनस 3, माइनस सी की वैल्यू 3, तो माइनस 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 6 मिलेगा। और z की वैल्यू क्या रहती, a माइनस बी, ए की वैल्यू 3 माइनस बी की वैल्यू, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 6। ये कैसे निकाल रहे समझ रहे ना, बस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे था y की वैल्यू है b माइनस सी, तो b की वैल्यू b क्या है माइनस 3, कौन सा साइन है माइनस, c की वैल्यू क्या है 3 माइनस 3 माइनस 3 कितना हुआ माइनस 6। ऐसा कैलकुलेशन करना आ जाएगा। z की वैल्यू क्या है a माइनस बी, a क्या है 3, कौन सा साइन है माइनस, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू है जी माइनस 3, तो आ गया माइनस 3, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, ऐसे कैलकुलेशन करना आ जाएगा। तो आपको मिल गया एक्स वाई और z की वैल्यू। आपने एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पे स्केलर्स है, तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयरफॉर टी अल्फा 1 जिसकी वैल्यू थी 3 माइनस 3 3, निकाले थे 3 माइनस 3 3, इसको आप क्या लिख सकते हो, पहला आता है x, x की वैल्यू क्या है 3 इंटू अल्फा 1, अल्फा 1 क्या था हमारा अल्फा 1 था 1 1 1। आप चाहो तो डायरेक्ट भी अल्फा 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको समझ में आए करके भी 1 1 1 लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद प्लस y की वैल्यू क्या है माइनस 6 इंटू अल्फा 2, अल्फा 2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 3 3, 2 माइनस 3 3 प्लस c प्लस z की वैल्यू क्या है प्लस 6 इंटू आखिरी वाला अल्फा 3 क्या था 1 0 0 था, देखिए अल्फा 3 1 0 0। आगे निकाल के देखो 3 इंटू 1 3, 6 माइनस 6 इंटू 2 कितना होगा माइनस 12, तो 3 में से 12 गया कितना बचा माइनस 9। फिर उसके बाद आया 6 6 1 6, तो माइनस 9 प्लस 6 कितना आ जाएगा आपके पास माइनस 3। कैसा हो गया, अच्छा यहाँ पे 1 1 0 यार, हमने वैल्यू गलत डाले यहाँ पे 1 1 0, वही तो हम बोला गलत कैसे हो गया, ये वैल्यू है यहाँ पे 1 1 0। तो देखो 3 इंटू 1 3 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6, 6 इंटू 1 6, तो 6 माइनस 6 कैंसिल, तो क्या है पहला कोऑर्डिनेट 1, उसका 3 1 3 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6, 3 में से माइनस 6 गया माइनस 3, 6 इंटू 0 0, तो माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, 3 1 3 माइनस 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, तो आया 3। देख रहे बरोबर आ गया, यानी आपने इसको क्या बना दिया लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। तो 3 इंटू ये काय की वैल्यू है अल्फा 1 की माइनस 6 इंटू ये काय की वैल्यू है अल्फा 2 की प्लस 6 इंटू ये काय की वैल्यू है अल्फा 3 की। ये बन गया मेरा टी अल्फा 1 बना। अब इसी तरीके से मैं किसको बनाऊंगा टी अल्फा 2 को, कैसे पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू इन 3। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, टी वाली वैल्यू देखो क्या है 2 माइनस 3 3, तो ए की वैल्यू होगी 2, बी की माइनस 3, सी की 3, है ना। जो टी अल्फा की वैल्यू आती है वो पुट करते हैं 2 माइनस 3 3, क्योंकि मेरे को इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। मैंने लिया ए बी और
सी, तो आ गया 2 -3 और 3 आ गया 2 -3 और 3 पुट करो तो बताओ x की वैल्यू क्या आएंगे। x की वैल्यू इक्वल है c से, तो x की वैल्यू इक्वल है c से, c की वैल्यू क्या है 3 आ गया। फिर y की वैल्यू क्या आती है b माइनस सी, b क्या है -3 माइनस सी -3 -3 कितना हो गया -6। z की वैल्यू a माइनस बी, a क्या है 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 + 3 कितना आ जाएगा 5 आ गया। कैलकुलेशन करना आ जाएगा, कैलकुलेशन हड़बड़ी में गलत करना नहीं तो इतनी मेहनत करके भी पूरा बंटादार हो जाएगा। तो चलिए बताइए आपका T∝2 क्या बनेगा। T∝2 की वैल्यू क्या थी 2 -3 3, इसको आप क्या लिख सकते हैं x इंटू पहला वेक्टर, तो 3 इंटू पहला वेक्टर क्या था हमारा 1 1 1, y इंटू y दूसरा स्केलर तो -6 इंटू फिर दूसरा वेक्टर क्या था 1 1 0 प्लस तीसरा स्केलर 5 इंटू तीसरा वेक्टर 1 0 0। चाहो तो चेक कर लो, हमेशा आंसर सेम ही आएगा, इसमें गलत हो नहीं सकता। 3 1 3 -6 1 -6 5 1 5 5 में से 6 गया 1 बचा -1 और 3 कितना बचा 2। यहाँ पे 3 इंटू 1 3 -6 इंटू 1 -6 3 में से -6 गया -3 5 0 0 -3 3 इंटू 1 3 यहाँ पे तो 0 0 आया बरोबर वैल्यू। तो आप T∝2 क्या लिख सकते 3 इंटू ये का की वैल्यू है α1 की -6 इंटू ये का की वैल्यू है α2 की प्लस 5 इंटू ये का की वैल्यू है α3। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। अब सेम चीज हम किसके लिए करेंगे थर्ड वाली वैल्यू के लिए। थर्ड वैल्यू क्या है मेरी 0 1 3, तो a की वैल्यू 0 1 3 पुट a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1 c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी हमारी वो 3 वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, x इक्वल है c से, तो x आ गया इक्वल टू c, c की वैल्यू क्या है 3, y इक्वल है b माइनस c से, तो b 1 माइनस c यानी 3, 1 में से 3 गया -2। z का फॉर्मूला क्या है a माइनस b, a की वैल्यू क्या है जी यहाँ पे a है 0 माइनस b की वैल्यू 1, तो 0 में से 1 गया तो -1 आया। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको देयरफॉर T∝3 जिसकी वैल्यू क्या थी T∝3 की वैल्यू 0 1 3, इसको आप क्या लिख सकते हैं पहला स्केलर जो है 3 इंटू पहला वेक्टर जो था 1 1 1, तो उसके बाद दूसरा स्केलर y जिसकी वैल्यू -2 इंटू दूसरा वेक्टर α2 क्या था 1 1 0 1 1 0, तो उसके बाद प्लस तीसरा वेक्टर जो है z, तीसरा स्केलर z जिसकी वैल्यू -1 था -1 इंटू तीसरा वेक्टर 1 0 0, देखो सेम आता वैल्यू 3 1 3 -2 1 -2 -1 1 -1 -2 -3 3 में से 3 गया 0 3 1 3 -2 इंटू 1 -2 3 में से 2 गया 1 इंटू 0 आया 1 आया। तो इसका 3 1 3 -2 इंटू 0 0 -1 इंटू 0 0 3 में 0 जुड़ा तो क्या मिलेगा आ गया। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर T∝3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू ये काय की वैल्यू है α1 -2 इंटू दूसरा क्या है α2 -1 इंटू आपकी वैल्यू क्या है α3। चलिए मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम डिनोट करते हैं TB से, या तो TB क्या था पहले T∝1 के स्केलर्स की वैल्यू, T∝1 के स्केलर क्या 3 -6 6, तो आया 3 -6 6 आया। फिर T∝2 के स्केलर 3 -6 5, तो आया 3 -6 5। फिर T∝3 के स्केलर जो है 3 -2 -1, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप एक चीज देख रहे हैं, जब तक आपके स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस थे तब कैलकुलेशन इजी था, क्योंकि हम डायरेक्टली एक्स कोऑर्डिनेट देखते थे उसको बाहर निकालते थे 1 0 0, फिर वाई कोऑर्डिनेट देखते थे उसको बाहर निकालते फिर 0 1 0,
प्लस जेड कोऑर्डिनेट को बाहर निकालते 0 0 1। लेकिन अगर वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, जो आप लिखते कंसीडर ए बी सी को लिखो x इंटू अल्फा 1 y इंटू अल्फा 2 z इंटू अल्फा 3। इनको सॉल्व करते एक्स वाई जेड के टर्म्स में इक्वेशन बनती, वहां पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू आप ए बी सी के टर्म्स में निकालते हैं। अब जो आपके पास वैल्यूज है, टी अल्फा 1 आपने निकालता 3 माइनस 3 3, तो हो गया ए बी और सी। सेम चीज टी अल्फा 2 ए बी और सी, टी अल्फा 3 ए बी और सी। वैल्यू पुट करो, जो भी वैल्यू आएंगे उस हिसाब से एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पे स्केलर। तो जैसे मैंने 3 माइनस 3 3 को लिखा x यानी जो भी x की वैल्यू है इंटू अल्फा 1 y इंटू अल्फा 2 z इंटू अल्फा 3। तो मैंने क्या लिख दिया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या है, यहाँ पे हमारे ऑर्डर्ड बेसिस है। क्या है यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हमारे ऑर्डर्ड बेसिस है। उम्मीद है समझाऊंगा। क्वेश्चन इजी है, पक्के में समझा। तो देख रहे क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, बट आपके कंसेप्ट क्लियर होना, नहीं तो पेपर में ना आप गोल गोल घूमते रह जाओगे कि बेसिस किसको लेना है, अगर स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस नहीं मालूम है। अगर ऐसा बेसिस दे दिया लीनियर कॉम्बिनेशन बनानी है, वहाँ पे घापा हो जाएगा। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करते जाना है, इसको हल्के में लेना नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत बार पूछता है करके हम इसको एकदम डिटेल में करते हुए चलेंगे, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। कल के हमारे लेक्चर में हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। यार जो हमारा मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके 3-4 लेक्चर करने की कोशिश करेंगे कि जितने क्वेश्चन पॉसिबल है सब हमारे यहीं पे हो जाए, ताकि हमारा वाला टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट हो जाए। तो हमारा लीनियर अलजेब्रा एक बार में पूरा हो जाएगा समाप्त। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आऊंगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, हेल्पफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।